देखो बेटे, आज हमें जो है दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो एबनॉर्मल मोलर मास और एक पढ़ना जी वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, ये दोनों टॉपिक होते क्या हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, क्या हुआ। दरअसल क्या है, देखो बेटे, जैसे कि हमने जो है ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला आपने, तो पाई इक्वल टू क्या निकल रहा था, पाई इक्वल टू आपने निकाला था mRT। इससे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जब आपने निकाला होगा तो आपने एक बात का ध्यान दिया होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट दे रखे होंगे वो ऐसे दे रखे होंगे, ग्लूकोज, यूरिया, ये इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट दे रखे होंगे। मतलब नॉट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो अपने आयनों में ब्रेक ना हो सके, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट दे रखे होंगे। इनके लिए जो है आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा। होता क्या है कि अगर मैं इनकी जगह ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कर लूँ जो अपने आयनों में ब्रेक हो जाए, जैसे NaCl या MgCl2, जब न्यूमेरिकल में ये आए तो पता चला ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। ऐसा क्या हुआ जी जो ये वैल्यू चेंज होगी? बेटे, आपने पढ़ा होगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट कितना बड़ा है, कैसा है, क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। अब जैसे ये है, या आपने किसी चीज़ में डिजोल्व किए तो ये ऐसे ही रहा, ये आयनों में ब्रेक नहीं हुआ। अब जैसे हमने क्या लिया, NaCl लिया, इसको हमने डिसोसिएट कर दिया। इसको डिसोसिएट कर दिया और ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। अब हमने देखा यहाँ तो 1 मोल है, और जैसे सॉल्यूशन में जाके देखे यहाँ 2 मोल हो गए, 1 और 1 2, ये यहाँ 2 मोल हो गए और यहाँ 1 था। अब हमने देखा, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया भाई, आ गया कितना, चलो जी 4 आ गया। अब हमने देखा भाई, ये तो हमने प्रैक्टिकली निकाल के देखा, वो तो 5 आ रहा था भाई, वो गलत, वो कैसे हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सोल्यूट के, अगर वे ज़्यादा हैं तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। जबकि इनके केस में ऐसा नहीं था, अगर 1 मोल है तो 1 ही रहेगा तो सोल्यूशन में जाके भी, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा। अब यो चेंज होने से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। भाई एक वैल्यू तो ऑब्जर्व थी और एक कैलकुलेटेड वैल्यू थी। कैलकुलेट करके देखा हमने इस वाले फॉर्मूले से, वो कुछ और आया, और जो ऑब्जर्व किया था प्रैक्टिकली निकाल कर वो कुछ और था। तो ये डिस्टर्बेंस किसकी वजह से हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ने की वजह से हुआ जी। अब इसके ऊपर एबनॉर्मल मोलर मास है, ये क्या होता है जी एबनॉर्मल मोलर मास? एबनॉर्मल मोलर मास ये होता है, आपने जो है इस वाले फॉर्मूले से जो है सपोज करो मोलर मास निकाल लिया किसी का, आ गई वैल्यू जी, कुछ भी वैल्यू आ गई। अब आपने देखा, जो प्रैक्टिकली आपने उस कंपाउंड का देखा कि यार इसका मोलर मास तो अलग आ रहा, इसने तो निकाला था 60 और हमारा तो 62 आ रहा। प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो वो बढ़ गया गया। तो वो जो हुआ वो इस कंडीशन के कारण हुआ जी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं बढ़ गए होंगे, इसी से इसकी वैल्यू भी बदल गई मोलर मास की भी, जो आपने निकाला। तो एबनॉर्मल मोलर मास जो हुआ ना ये कंपाउंड का, वो इनके लिए होगा मेनली, जो अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, इनके लिए था वो। तो इसे निकाल लेंगे कैसे जी एबनॉर्मल मोलर मास को? इसे निकाल लेंगे जी वांटा फैक्टर से। इसे निकालने का फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन
एबनॉर्मल मोलर मास। इस वाले फॉर्मूले से हम जो है एबनॉर्मल मोलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आई पता हो। यो आई क्या हो जी? अब बेटे इस आई को देखो, यो आई क्या है? यो आई ऐसे निकलेगा, आपने कोई भी ऑब्जर्व वैल्यू ली, क्या ली? ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक ऑब्जर्व वैल्यू ली, एक ली कैलकुलेटेड वैल्यू, जो आपने कैलकुलेट की। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने ली, यानी कि आई इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। ये हमारा जो है इससे ये निकल गया जी हमारा आई वांट ऑफ फैक्टर कि अब कैसे निकलेगा जी वो? मतलब अगर हमें जो है ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी हो बिल्कुल सही, तो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई तुम्हारी निकल के उसमें तुम किसकी मल्टीप्लाई कर दो? आई की मल्टीप्लाई कर दो, तो वही क्या हो जाओगी तुम्हारी? ऑब्जर्व वैल्यू हो जाओगी। अब होगा क्या इससे जो है, इसका देखो यो फॉर्मूला और हो जाओगा, एक का फॉर्मूला एक और हो जाओगा, आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कब? आफ्टर डिसोसिएट और एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या हो? मिलना, डिसोसिएट का मतलब टूटना। अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएट और एसोसिएट। यो हमारा इस तरीके से क्या निकल जाएगा? वन हाफ फैक्टर निकल जाएगा। यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो भी कंपाउंड होगा, अगर वो देख लो कि एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, दोनों केस में आपको पढ़ाऊंगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल सारे सॉल्यूट के डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद वे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएट और एसोसिएट, मतलब एसोसिएट और डिसोसिएट होने से पहले के जो मोल है वे, तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमारा वांटा फैक्टर होगा। अब अगर हमें ये निकालनी हो, ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी हो, तो हमें आई में किसकी मल्टीप्लाई कर दो? जो कैलकुलेटेड वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? देखो जी क्या बनेंगे। अब आपने जो है ये चार फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो पी नोट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू एक्स सोल्यूट। ठीक है बेटे। अब ये आया, ये कैलकुलेटेड आई, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, अगर हमें ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी है तो उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो? आई की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूले तब लगेंगे जब हमारा जो कंपाउंड उसमें दे रखा होगा वो अपने आयनों में ब्रेक हो जाता हो, या तो डिसोसिएट हो जाता हो या एसोसिएट हो जाता हो, तब लगेगा ये। एक आपने पढ़ा होगा ये डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम इंटू आई। एम को जब करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोलवेंट, तो सोल्यूट के मोल पे डिपेंड करेगा ये भी। एक आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, और एक हो जाएगा पाई इक्वल टू एम आर टी इंटू आई। मतलब ये जो चार फॉर्मूले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इन सब में किसकी मल्टीप्लाई हो जाओगी? आई की मल्टीप्लाई हो जाओगी। कैलकुलेटेड वैल्यू जो भी निकालोगे उसमें आई की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी ये ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक आ जाएगा ये। अब आई किस तरीके से निकलेगा जी? चलो ये तो आई तो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू ये तो पता चलेगी। अब इसमें आई की वैल्यू क्या क्या होगी? देखो आई की वैल्यू जो तीन हो सकती है। आई की वैल्यू कौन कौन सी? या तो आई की वैल्यू हो सकती है 1,
आई की वैल्यू 1 होगी कब, जब वो ना तो डिसोशिएट हो रहा हो ना एसोसिएट हो रहा हो, जैसे C6H12O6 और या यूरिया। इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ना ही डिसोशिएट होते ना ही एसोसिएट होते। अब आई 1 से बड़ा होगा कब, जब ये डिसोशिएट होगा, जब ये डिसोशिएट होगा, यानी कि किसके केस में, NaCl कह दो या MgCl2 कह दो, जब ये अपने आयनों में ब्रेक हो जाएंगे। और आई की वैल्यू कब छोटी होगी 1 से, कब होगी, जब ये एसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा, जैसे कि आपका फिनोल, आपका CH3COOH और आपका C6H5COOH, ये तब होगी जी आपकी। तो 3 वैल्यू हमारी आई की बनेगी। अब मैं केस देख लूँ किसका, डिसोशिएट का देख लूँ जी, डिसोशिएट का केस देख लूँ। मैं फर्स्ट ले रहा जी NaCl, मैंने डिसोशिएट कर दिया Na प्लस और Cl माइनस। मैं मान रहा हूँ इनिशियल में जो 1 था, ये 0, ये 0, कुछ ये अल्फा ब्रेक हो गया, कितना टूट गया जी, अल्फा हो गया वो, अल्फा अल्फा, तो ये कितना 1 माइनस अल्फा। अब आई की वैल्यू क्या थी, आई की थी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोशिएट और एसोसिएट, मतलब डिसोशिएट और एसोसिएट होने के बाद में कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और उससे पहले कितने थे टोटल मोल, 1, ये थे जी। तो कितना आ गया बेटे, आई इक्वल टू कितना आ गया, आई इक्वल टू आ गया जी 1 प्लस अल्फा, यानी कि आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा अगर मैं कह दूं कि 100% डिसोसिएट है, भाई 100% टूट गया, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि आई इक्वल टू आ गया 2। तो इस केस के लिए कितना आ गया, 2 आ गया। अब जैसा अगला देख लो, यो MgCl2 का केस देखो, MgCl2 के केस में क्या, Mg2 प्लस 2Cl माइनस, अब ये 1 था, ये 0, ये 0, ये कितना होगा 2 अल्फा, ये अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद में मोल 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, तो कितना आ गया, आई इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। और अल्फा अगर 100% डिसोसिएट मान लूँ तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जैसे आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, जो कब आया, जब 100% डिसोसिएट मान लिया मैंने। तो ये तो केस हुआ जी किसका, किसका केस हुआ है, हमारा ये हुआ जी हमारा डिसोसिएट का। और अगर मैं एसोसिएट का केस मान लूँ, देखो जब एसोसिएट होगा तो क्या होगा, एसोसिएट में क्या होगा जी, जैसे आपका जो है CH3COOH है, जब ये एसोसिएट होगा तो इसमें क्या होगा, OH और आपका ये CH3OH और C डबल बॉन्ड हो, तो ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना लेगा। तो अब मैं इसको अगर देखूं, यानी कि इस तरीके से लेकर चलूँ मैं इसके CH3COOH, तो ये बन जाओगा जी CH3COOH का ट्वाइस, ये बन गया जी। अब मैं इसे शुरू में 1 मान के चला, इसे 0, देखो 2 से 1 हो गया, आधा हो गया, 2 से 1 हो गया, और मैं कह रहा हूँ कि अल्फा गया, जब 2 से 1 हुआ आधा हुआ, और मैं कह रहा अल्फा गया, तो अल्फा से अल्फा बाई 2, भाई जब 2 से 1 हो गया तो अल्फा से अल्फा बाई 2 हो गया। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, डिसोसिएशन से पहले कितने, डिसोसिएशन के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1, तो कितना आ गया
1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो आई इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। और अगर मैं कह दूँ अल्फ़ा 100% है, अल्फ़ा क्या है 100% है, तो कितना आ जाएगा आई इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि आई इक्वल टू आ गया 1/2। तो ये हमारा केस बना जी किसका, डिसोसिएशन का, एसोसिएशन का। किसका केस बना जी, एसोसिएशन का हमारा केस बना। तो इस तरीके से हम कुछ भी दे रखा हो, इस तरीके से हम आपका बना देंगे वो, ठीक है। तो जो भी है यहाँ जैसे 3a है, 3a से क्या बन गया a3 बन गया, तो अल्फ़ा जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। टेट्रामर का होता 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे बन जाओगे। तो बेटे अब इनके न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल देखो। अब इनके देखो न्यूमेरिकल ये दे रखा, A1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोर, बिल्कुल जैसे वे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिल्कुल सेम है। हीटेड इज इट बॉइलिंग पॉइंट, द सॉल्यूशन हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट 100 पॉइंट, ये दे रखा बॉइलिंग पॉइंट दे रखा ना सॉल्यूशन का। डिटरमाइन द वांटा फैक्टर फॉर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये देखो। तो मोलरिटी कितनी दे रखी 1, के भी कितना दे रखा ये, सॉल्यूशन का कितना दे रखा बॉइलिंग पॉइंट टी बी 100, इसे केल्विन में चेंज कर लिया। वाटर का मुझे पता 100 डिग्री सेल्सियस होता, तो कितना होगा 373, 373, ये पॉइंट नहीं है, 373 केल्विन ही है जी। तो डेल्टा टी बी कैसे निकलेगा, टी बी माइनस टी नोट बी, डेल्टा टी बी आ गया। अब क्या फॉर्मूला हो, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन के बी इंटू एम। कैलकुलेशन करके आई की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम है जैसे वे न्यूमेरिकल कराए थे, बिल्कुल ऐसी हैं, बस आई आ गया। आई निकालना आना चाहिए तुम्हें बस। और आई को ये देख लियो तुम्हें वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, मैंने पीछे आपको सिखाई दिया जी आई निकालना। और अल्फा है डिसोसिएशन की मात्रा या एसोसिएशन की मात्रा। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4 वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। छोटी जो डब्ल्यू हो गई जी छोटी वैल्यू यानी कि सोल्यूट, इसका कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा 100 ग्राम, बिल्कुल सेम है। आई इक्वल टू कितना 2, क्योंकि क्या है MgSO4, क्या लगेगा आई इक्वल टू देखो MgSO4 का 1 0 0 अल्फा अल्फा, यो फॉर्मूला बताया था मैंने। इससे क्या आ गया 100% डिसोसिएशन करा ना ये करा, अंडर गोज कम्प्लीटली आयोनाइज, कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा तो 100% हो रहा। तो आई इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 100%, 100/100 1 आ गया। आई इक्वल टू 1 + 1 कितना आ गया 2। अल्फा को जब 100% रखोगे तो अल्फा इक्वल टू 100% को 100/100 ना करो क्या, 1 ना आ गया, अल्फा की जगह 1 ना रख दोगे तो आई इक्वल टू 2 आ गया। सारी वैल्यू दे रखी जी मैंने फॉर्मूले में रख के, बिल्कुल सेम सारी वैल्यू। डेल्टा टी बी निकाल लिया पहले, और डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी, इससे इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कुछ भी नहीं है, बस आई का पता होना चाहिए तुम्हें। ये देखो जी, अब क्या एसोसिएट दे रखा फिनोल बेंजीन में, जो जो वैल्यू दे रखी वो देख लो। 20 ग्राम दे रखा छोटा डब्लू, 1 किलोग्राम बेंजीन, हमें स्मॉल एम निकाल लो इसका फिनोल का कितना होगा 94, कैपिटल डब्लू 1 kg से ग्राम में बदल लिया। KF दे रखा जी और बेंजीन का, अल्फा पूछ रहा जी। अब जो है डेल्टा TF फॉर्मूला लगा दो जी, इसमें आई की वैल्यू निकालो। अल्फा तो तभी निकलेगा जब आई निकलेगा, मैंने फॉर्मूला लगा कर आई की वैल्यू निकाल ली हो रही जो आगे जी। अब मुझे बता फिनोल इस तरीके से होगा, जब 2 से 1 बन गया, मैं 1 ही लेकर चल रहा तो आधा होगा ना, 2 से 1 का मतलब आधा, मैं मान के चला 1, शुरू में कितना था 0, जब 2 से 1 हो रहा तो अल्फा मान रहा मैं, तो अल्फा गया, तो अल्फा से कितना हो जाएगा अल्फा/2, तो आई इक्वल टू आ गया जी 1 माइनस अल्फा/2। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई जी 0.73, और परसेंट में हो जाएगा 73%। तो बहुत ही ईजी है बेटे ये क्वेश्चन, बस तुम्हें आई निकालना आना चाहिए। कितने परसेंट दे रखा, क्या दे रखा, आप NCERT के भी क्वेश्चन करो इससे। अगर नहीं होता कोई क्वेश्चन तो कमेंट में लिख के मुझे बता दो, मैं उन्हें सॉल्व करा दूँगा। चैनल को बेटे लाइक करें, इसे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छे तरीके से आप जो है वांटा फैक्टर समझ लें। इसमें इसलिए ज़रूरत पड़ी थी इसकी, क्योंकि हमारे जो कंपाउंड थे वे ऐसे आने लगे थे जो अपने आयनों में या तो ब्रेक हो रहे थे, यानी कि या तो डिसोसिएट हो रहे थे या एसोसिएट हो रहे थे। जबकि जो अब से पहले हमने वे न्यूमेरिकल करे थे उनमें जो ग्लूकोज यूरिया ऐसे थे, वे ना डिसोसिएट होते थे ना एसोसिएट होते थे। इस वजह से नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के वे बदल रहे थे। जब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के बदल रहे थे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलनी पक्की थी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है ही सॉल्यूट के
नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो ये तो बदलने थे, समझ रहे बेटे। तो इसमें जो है एसोसिएट या डिसोसिएट होने से जो है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना सॉल्यूट के, या तो वे बढ़ गए थे या घट गए थे। डिसोसिएट में तो बढ़ गए थे और एसोसिएट में घट गए थे। तो जब वे कम हो गए या ज़्यादा हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे तो फर्क पड़ना था ना, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड इन पे करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। और यहाँ भी डिस्टर्ब हो गए तो वो तो बदलनी थी। वो किससे पता चला? आई से, वांटा फैक्टर, वो मैंने अभी आपको समझाया। तो अच्छे तरीके से करेंगे बेटे नोट इसे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।